पीछे नहीं, वो बड़े रूम में करेंगे। अरे बोले चलें आगे, जो क्वेश्चन दिए थे वो कुछ किए थे क्या? होमवर्क के तो बोल रहे डाइपोल पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं पहले ना, फिर डिस्कस कल कर लेंगे। लेकिन डाइपोल मतलब आज अगर हो गया तो आज ही कर लेंगे। डाइपोल पहले कोई चैप्टर खत्म करेंगे। हेडिंग लिखो डाइपोल, कहां तक हो गया था डाइपोल में? वो हो गए थे पोटेंशियल और फील्ड, फॉर्मूला याद हो गया। हेडिंग लिखिए डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड। डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कि अगर डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिफॉर्मली रख दिया जाता है तो डाइपोल कैसे बिहेव करेगा। तो देखिए मान लो कि हमारे पास ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म, इस तरीके से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म, और इसमें अपन ने कोई डाइपोल रखा है। मान लो ये डाइपोल रख दिया अपन ने ऐसे, ये वाला क्या रख दिया माइनस का क्यू, और ये प्लस क्यू, किसी एंगल थीटा पे। क्या ये फील्ड यूनिफॉर्म है? अच्छा, डाइपोल की लेंथ कितनी मान लेते हैं? एल। ये एल लेंथ का डाइपोल है। बहुत सुंदर। सवाल कहता है कि इसके बारे में पहले मुझे बताइए इसमें नेट फोर्स क्या होगा। अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तो नेट फोर्स क्या हम जानते हैं? फील्ड यूनिफॉर्म का मतलब ई क्या हो गया? कांस्टेंट। अरे बोलो, फील्ड कांस्टेंट का मतलब ई कांस्टेंट, दिशा भी कांस्टेंट रहेगी और मैग्नीट्यूड भी। अच्छा, फोर्स कैसे लगेगा? हम जानते हैं कि इस पर फोर्स कहां लगेगा? फील्ड के अलोंग, इधर लगेगा। कितना? Q इंटू ई। और नेगेटिव पर फील्ड के अपोजिट कितना? ये लगेगा क्या? कितना? Q इंटू ई। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि नेट फोर्स लिखो, तो आप ये तो कहते हैं ना दोनों फोर्स को जोड़ो। तो कैसे जोड़ते? क्यू ई आई कैप, अरे यार, प्लस क्यू ई माइनस आई कैप। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि नेट फोर्स जीरो है? तो एक बात तो याद रखने की, वो क्या आ गया कि अगर डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखा जाए तो उस पर नेट फोर्स जीरो, उस पर नेट फोर्स, उस पर नेट फोर्स जीरो। कारण सर उसके दोनों चार्ज प्लस और माइनस है, तो प्लस वाले पर दिशा में लगेगा और माइनस में उसको जस्ट अपोजिट, दोनों की वैल्यू सेम, तो हमेशा नेट फोर्स जीरो आएगा। बात नंबर 2, अब हम चर्चा करना चाहते हैं टॉर्क के बारे में। टॉर्क अब सुना हो तो टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर। हमें अगर यहां से देखने पे तो क्या लग रहा होगा सर जी? नेट फोर्स। और एफ कितना है? तो टॉर्क भी जीरो। ऐसे नहीं सोचना है। खाली एक फोर्स का जब टॉर्क लिखते हैं तभी ऐसे सोचते हैं। कभी भी नेट टॉर्क, नेट टॉर्क एफ नेट इंटू आर परपेंडिकुलर से नहीं दिया जाता। नेट टॉर्क हमेशा कैसे दिया जाता है? एक एक टॉर्क को वेक्टर के साथ ऐड करके। कुछ कुछ याद आया क्या? कभी भी नेट टॉर्क निकालने के लिए नेट फोर्स इंटू आर नहीं करते। अगर नेट फोर्स इंटू आर करोगे तो यहां पर नेट फोर्स, तो टॉर्क हमेशा ही जीरो आएगा। टॉर्क को कैसे जोड़ा जाता है? एक एक फोर्स का पहले क्या निकालो? टॉर्क, और उसे फिर जोड़ो। अगर आप लोगों को 11वीं का कुछ भी हल्का सा याद हो तो मैंने एक शब्द बोला था, फोर्स कपल। फोर्स कपल क्या था? जिसमें नेट फोर्स जीरो और बॉडी केवल घूमती है, ये वही है। उसमें नेट फोर्स जीरो होता है, नेट टॉर्क ये वही है। जैसे बॉटल का ढक्कन आप कैसे खोलते हो? मैंने आपको बताया भी था कि जैसे मान लीजिए इसमें कैसे लगाओगे, इस अंगूठे से फोर्स का लगाओगे आगे, तो इस उंगली से पीछे। तो अगर इस ढक्कन पे देखोगे आप, तो अपन इस ढक्कन पे ऐसा कह सकते हैं कि इस पर फोर्स कहां लगाया? आगे, और इस पर फोर्स पीछे, तो इस पर नेट फोर्स। लेकिन क्या आ चुका है? टॉर्क। जब बॉडी केवल घूमे, केवल चले नहीं, तो उसमें हमेशा क्या आता है? टॉर्क। और फोर्स क्या हो जाता है? जीरो। दूसरा एग्जांपल, कार की स्टीयरिंग।
कार की स्टीयरिंग कैसे चलाते हो? कैसे चलाते हो सर? एक हाथ से ऐसे नीचे तो एक हाथ से ऊपर, ताकि नेट फोर्स 0। अब कोई बोले सर मैं तो वो एक ही हाथ से घुमाता हूं। जब तू एक हाथ से घुमा रहा है तो दूसरा काम कौन कर रहा है? हिंज। जैसे तो ये दरवाजा है, इस दरवाजे पे तो केवल एक ही फोर्स दिख रहा है, कौन सा? एफ। तो दूसरा कौन दे रहा है? हिंज। ये यूं घूम रहा है, यूं। तू लगा रहा है हाथ से और हिंज लगा रहा है इधर, तो फोर्स कपल बन रहा है, नेट फोर्स। लेकिन नेट टॉर्क 0 नहीं होता। मतलब अगर बॉडी केवल घूमे तो उसमें क्या जिंदा रहता है? टॉर्क। क्या मर जाता है? फोर्स। और अगर चले और घूमे दोनों तो दोनों जिंदा। जैसे कि रोलिंग, जब पहिया चलता है तो पहिया घूम भी रहा है और आगे भी जा, तो उसमें नेट फोर्स भी होता है और नेट टॉर्क भी होता है। बोलिए कितने लोग चावल खा के आए हैं? भगवान कैसे मैं झूठ बोला था अभी जस्ट, गर्मा गर्म यहां तक भर के आए हैं। और दही का चीनी का दही कौन खा के आए? केवल दही। रात दही तो एक में ही आ गया। खीरा। बैठ जाओ। तो आप खाना खा के आए हैं, बढ़िया शानदार। क्योंकि जल्दी खाना नहीं खा पाते अच्छे से, क्यों? थोड़ा कम खा पाते क्योंकि आना होता है इसलिए। तो नहीं मतलब मेरा कहने मतलब खाना क्यों नहीं खा पा रहे हो? टेस्ट नहीं आता। वो तो सम, वो तो मैं समझ, वो एक फैक्टर से कॉमन ले लो आप। वो जीवन में आप टी बराबर 16 साल से स्टार्ट करो और जब तक आपकी शादी ना हो जाए, और मान लो शादी के बाद भी आपको बनाना पड़े, तो वो टी तो फिर खत्म ही नहीं हो सकता। तो टी बराबर 16 से स्टार्ट हो जाता है वो, जब खाने का दुख शुरू है। क्योंकि अभी आप यहाँ से किसी भी कॉलेज में जाओगे, एम्स की कॉलेज छोड़ दे, क्योंकि एम्स में तो फिर भी क्या होता है कि आप में से किसी को वो बना देते हैं कोऑर्डिनेटर। पता है आपको एम्स में फीस कितनी होती है? पूरी साल के 400 रुपए। पूरी साल की मैथ्स की फीस कितनी है? 400। उसमें भी जरा सोचो, अगर आप 3 दिन खाना नहीं खाते हैं तो 3 दिन का पैसा क्या मिलता है वापस? तो दुनिया पागल थोड़ी है जो गवर्नमेंट कॉलेज के पीछे भागती है। यार मेरे को तो दो एम्स का पता है, एक तो एम्स दिल्ली का और एक एम्स जोधपुर का। इन दोनों में तो सेम है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट वहाँ है तो वो बताते हैं। एक कॉलेज है MAMC, उसकी फीस कितनी है? 1500 रुपये। मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली का। और प्राइवेट में कितनी फीस है? 1 करोड़ रुपए एक साल की। उसमें एक साल की 1500 रुपये। इसलिए लोग भाग रहे हैं मेडिकल कॉलेज के पीछे। तो फर्क जो आएगा वो ऐसे आता है। अच्छा इंजीनियरिंग में नहीं है इतना फर्क। इंजीनियरिंग में आप अगर आईटी से करते हो, अभी फीस चल रही है 46,000 रुपये लगभग एक साल की। नॉर्मल कॉलेज से करते हो 70,000। तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस? मेडिकल में बहुत बड़ा डिफरेंस है। प्लेसमेंट का फर्क है, लेकिन आजकल तो देख, आगे वाले और साल बताओ क्या हो जाएगा, ये सब खत्म हो जाएगा। IIT NIT ठीक है आपको नाम के लिए अच्छा लगेगा, बाकी जो सामने वाला जो नौकरी देगा वो स्किल देख के दे रहा है, उसको किसी भी कॉलेज से कोई मतलब नहीं पड़ रहा। उसे चाहिए मजदूर, जो जॉब बढ़िया कर लेगा का मजदूरी वो ले लिया जाएगा। आप देखो ना अभी हाईएस्ट जो पैकेज गया है वो एक नॉर्मल कॉलेज के गया है कर्नाटक के से 16 करोड़ रुपए। और IIT का मैक्सिमम गया है 3 करोड़ रुपए। 3 करोड़, हाँ 3.9। तो एक्चुअली भाई ये आज की स्किल देखी जा रही है, जिसको स्किल आ जाएगी वो चाहे किसी भी कॉलेज से होगी। अगर मेरी कंपनी में खोल रहा हूँ तो मुझे इस बात से क्या फर्क पड़ रहा है कि मैं IIT वाले को पढ़वा रहा हूँ या NIT? मुझे इंपॉर्टेंट है जो मेरे पास पढ़ रहा है वो काबिल है या नहीं, क्योंकि उसकी पहचान तो मेरी कंपनी से होगी, मेरी कंपनी की पहचान उससे थोड़ी होगी। तो ऐसे डॉक्टर्स के साथ भी है। आप ऐसा थोड़ा ना कि हर अच्छे अस्पताल में वही डॉक्टर सबसे अच्छा है जो एम्स का है। कुछ डॉक्टर अपने आसपास देखो आप, जो नॉर्मल कॉलेज से होते हैं, उनकी पकड़ बहुत ज्यादा अच्छी होती है, स्किल्स ज्यादा अच्छी होती है। इसलिए आपके अंदर स्किल अगर होगी तो कॉलेज
आपको एंटर करने में हेल्प कर सकता है, जीवन बनाने में कोई हेल्प नहीं करेगा। बहुत सारे एम्स के डॉक्टर्स हैं जो मक्खी मारते हैं, क्योंकि उनको पहुंच तो गए लेकिन वो स्किल नहीं है। एक्चुअली आपको सोशल होना पड़ता, मार्केट में जाना पड़ता है ना, मतलब पेशेंट आपको देखने, तो आपके इलाज से फायदा भी तो हो। भाई मैंने इतनी पढ़ाई कर ली कि मैं आपका सिम्टम नहीं समझ पा रहा, हर सिम्टम में क्या लिख रहा हूँ, यार एक काम करना एमआरआई कराओ। तो अपने हिंदुस्तान में तो गरीबी भी तो है ना यार, हर पेशेंट थोड़ी एमआरआई करा सकता है। और अगर हर पेशेंट एमआरआई कराने लग गया तो जिसको जरूरत है उसको एमआरआई करा ही नहीं पाएंगे। आपको पता है एमआरआई की जो मशीन है वो दिन रात काम करती है अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। अगर आप आज कोई रसीद कटाओगे 3 महीने तक भी क्या नहीं आएगा नंबर। और एम्स में हालत देखिए, नेताओं के बाद छोड़ दिए, अगर आप अपना फोन कराओगे जैक से भी, जैक लगा के भी, तो भी नंबर आएगा 1 महीने में, और बगैर जैक के 3 साल तक नंबर नहीं है। हमारे गांव में लड़का है, मतलब एक वो है चाय वाले, तो उन्होंने, उनके बेटे के दिल में छेद है, तो वो जो दिल्ली एम्स दिखाने गए, तो मेरे से कह रहे थे कि यार क्या करें, मैंने कहा कोई नहीं आप चल जाओ, वहाँ होकर बात करेंगे देखेंगे। तो वहाँ पहुँचे, तो उन्होंने नॉर्मल नंबर लिया। नॉर्मल नंबर कितना है, 2.5 साल का। मतलब आज से 2.5 साल पे नंबर आएगा आपका ऑपरेशन का। फिर नहीं, अच्छा तू बोलेगा सीरियस है तेरे सीरियस से काम नहीं चलेगा, वो खुद चेक करते हैं। अगर सीरियस होता है तो फिर क्या करते हैं कि जो लिए लेस प्रायोरिटी वाला होता है उससे आपको रिप्लेस कर देते हैं। जैसे आपके फोड़ा हो गया, अब आपको ऑपरेशन करना है, मान लो फोड़े का, और किसी के भाई साहब पैर टूटा हुआ है, तो प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, पैर वाले को। हालांकि उसने तो अशोक गहलोत जी के पैर पकड़ लिए थे, चाय वाले थे, वो तो गजब कलाकार निकला भाई, 2.5 महीने में फ्री होकर आ गया, 1 रुपया नहीं लगा। और महात्मा गांधी में दिखाने गया था, 6 लाख रुपए का इलाज था। वो क्यों एम्स गया था, फ्री के लिए। सरकारी में क्यों जा रहे हो आप, नहीं तो लीलावती भी तो है वहीं पे, लीलावती सुना है, बॉम्बे में जो है, और सर गंगाराम। अरे तुम काय की तैयारी कर रहे हो, क्या टायर की पंचर निकालोगे क्या, तुमको पता भी है मेडिकल कॉलेज क्या है, क्या है, क्या है सर गंगाराम क्या है, हॉस्पिटल है, कहाँ है, धन्य भाई, ये आगे के फिर जो डॉक्टर है। देखो ये भी तक नहीं पता, अगर एम्स और एमएएमसी चढ़ा के मैं आपसे 6 कॉलेज पूछ लूँ ना, गारंटी तुमको 6 कॉलेज के नाम पता हो। तो मेडिकल कॉलेज हटा देना गवर्नमेंट वाले, उसके अलावा हाँ प्राइवेट के 6 नाम बता दे, वेदांता, वेदांता, अपोलो, अपोलो में मेडिकल कॉलेज है, आ जाओ तुम तो बड़े रूस से करना। हाँ ये जो समस्या है एमआरआई की, और क्या है। और दूसरा, हिंदुस्तान में इतने कम मेडिकल हॉस्पिटल क्यों हैं, क्योंकि इंडिया के रूल में क्या है कि मेडिकल हॉस्पिटल वही खोल सकता है जिसका मेडिकल कॉलेज हो। सॉरी उल्टा बोल दिया, मेडिकल कॉलेज कम है ना, इंजीनियरिंग कॉलेज ज्यादा है। कारण, मेडिकल कॉलेज वाले के लिए कंपल्शन है कि उसे प्रैक्टिस के लिए क्या बनाना पड़ेगा, मेडिकल हॉस्पिटल, रिसर्च सेंटर। तो केवल वही कॉलेजेस बना सकते हो जिसके पास खुद का क्या हो, रिसर्च सेंटर, इसलिए कॉलेजेस कम है। इंजीनियरिंग में ऐसा था ही नहीं, बंसल ने भी तो इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिया था, बंसल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग था जयपुर में, बंसल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से, बीआईटी। करेपण का तो है ही सीपी यूनिवर्सिटी। तो मेडिकल का क्यों नहीं खुल पा रहा, क्योंकि मेडिकल में साथ साथ क्या चाहिए, रिसर्च सेंटर। तो लंबा सेटअप हो गया ना भाई, रिसर्च सेंटर का मतलब कम से कम नहीं तो 20 से 25 करोड़ की तो क्या चाहिए, मशीन। ये तो समस्या है, तो उसमें सेटअप लंबा है ना। इंजीनियरिंग में 20 करोड़ में तो, मतलब सेटअप तो लगाना है बहुत, 2 करोड़ मैक्सिमम, कमाई है वो बराबर सी। क्योंकि बच्चा क्या सोचता है कि यार मान लो 46,000 रुपये आईआईटी में लग रहा है, तो ड्रॉप करूंगा, 2 लाख रुपए और देने पड़ेगा, उसमें 70,000 में एडमिशन ले लेता हूँ। मेडिकल में नहीं है ना ऐसा, मेडिकल में वो 1 करोड़ बचाने के चक्कर में 1-1.5 लाख रुपए और देने को तैयार हो जाता है कोचिंग में, यार बच गया तो ठीक है, इसलिए और कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा ये भी ध्यान रखा करो अपने आसपास, कोई ड्रीम तो बनाया होगा ना, इस कॉलेज में जाऊंगा,
कि फिर सोच लो कि जो दरवाजे बंद होंगे, जहां खुला होगा वहां मैं पहुंच जाऊंगा। मैं तो भीख मांग रहा हूं सर, जिस दरवाजे के पार मुझे मिल जाएगी वहीं जी लूंगा। कुछ तो ड्रीम रखो ना यार। अब वो ड्रीम भी फर्जी है कि पहला नाम खोलते हैं, नाम विपुल कुमार, AIR1, एम्स दिल्ली। हम पढ़ते थे, हमें याद है, मैं जहाँ पढ़ता, मतलब मैं PG में रहता था ना, हमारे जो बच्चे थे उन्होंने पूरी सीडीओ में, इन सब में, क्योंकि उनकी क्लास में बोल रहा है क्या सर ने कि बेटा हमेशा अपना एम लिख के रखो। तो हर जगह, मतलब जहां नहीं होना चाहिए वहां भी नाम AIR1 एम्स दिल्ली। तो प्रैक्टिकलिटी में और रियलिटी में एक फर्क तो होना चाहिए। सपना ऐसा बनाओ प्लान ए और प्लान बी के हिसाब से, कि अगर मैं बहुत बेहतर करूंगा तो मुझे यहाँ जाना चाहिए और कम से कम मुझे यहाँ जाना है। तो जिस दिन मेहनत करने का मन नहीं करे, अपने उस सपने को देखो कि यार अगर आज मैं नहीं पढ़ रहा हूं तो क्या मैं यहाँ पहुंच पाऊंगा जहां मैं जाना चाहता हूँ। वो है, ये आपको एक मोटिवेट करता है, सेल्फ मोटिवेशन के लिए जरूरी है। बाकी मोटिवेशन के लिए वीडियो तो है ही। अब यहीं से देखेंगे टॉप 5 मेडिकल कॉलेजेस, अपने आप क्या आ जाएंगे नाम। तो ये थोड़ा सा फर्क है बस। अपने थोड़ा सा कॉलेज के बारे में ड्रीम रखिए कि यार मैं यहाँ पहुंचूं, यहाँ जाऊं, यहाँ मुझे अच्छा लगेगा, चाहे आप घर के पास हो। जनरली मेडिकल में बच्चे क्या अच्छा सोचते हैं कि जहां मैं हूं वहां मैं ना जाऊं। भाई जिस मामले में पटना का हूं, तो मैं पटना के बाहर का कॉलेज चाहता हूँ, तभी तो अच्छा लगेगा। दूसरे तरीके की होता है, सर मैं रहता हूँ बूंदी में, और बूंदी का ही क्या मिल जाए कॉलेज। हाँ बस, नहीं नहीं, कॉलेज बूंदी का मिले बस, ताकि मेरे को होम सिक ना हो। अरे भाई क्या करेगा ऐसी होम सिकनेस का, जब आपको गवर्नमेंट कॉलेज का भी सपना बूंदी का है। तो सोचना तो थोड़ा बड़ा चाहिए। खैर, जैसे अभी क्या किया नीट ने, कोटा के नाम से सेंटर अलॉट किया है, कोटा के अलावा आसपास के चिरपुट्टे गांव दे दिए। कहीं पे बूंदी, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, टोंक, माधोपुर, कोटा ही नहीं दिया। बच्चों को, लड़कों को कम मिलता है, गर्ल्स को सबको क्या मिला है, कोटा। बॉयज को कोटा के नाम पे धोखा। उदयपुर, क्या बेटा, चलिए अब मैप पे ढूंढ रहे हैं ये है कहाँ। सुबह मैं हेल्प कर रहा हूँ सर, ये कोटपुतली कहाँ है। आइए, टॉर्क बराबर FR पर, वापस यहाँ आ जाओ। तो बेटा वही तो आएगा हर परपेंडिकुलर में। तो अब देखो फोर्स, पहले इसको पकड़ते हैं। अच्छा इसका निकालें, इसका निकालें, टॉर्क क्या आएगा सेम। और टॉर्क कितना लिखेंगे, फोर्स। फोर्स, अच्छा टॉर्क सेम क्यों आएगा, देखो सेंटर के अबाउट निकाल के देखो टॉर्क। टॉर्क कैसे निकालते हैं, आर इस पॉइंट पर निकालना है ना। टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ। तो आर कहां खींचोगे, इससे बाहर। आर से कहां घुमाना है, एफ की तरफ। राइट हैंड से देखो कहां जा रहा है अंगूठा, अंदर। तो क्या ये क्लॉकवाइज है। अच्छा यहां पे देखना, इससे आर निकालो, आर कहां आएगा बाहर, और एफ कहां है अंदर। तो ये भी क्या आएगा क्लॉकवाइज, क्योंकि जब नेट फोर्स 0 होता है, टॉर्क कहीं से भी निकालो आंसर सेम आता है। देखो ना, यहां से निकालेंगे तो आर कहां खींचोगे, इस रेंड पे बाहर। आर से कहां घुमाओ, एफ की तरफ। तो ये भी तो क्या है क्लॉकवाइज। तो टॉर्क लिखोगे कितना, एफ की वैल्यू क्यू ई, और आर परपेंडिकुलर मतलब फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो ये फोर्स है, ये दूरी कितनी है एल। क्या लग रहा है ये कितनी होगी, यही तो है फोर्स के परपेंडिकुलर दूरी। अरे बोलो, और ये कितनी होगी, ये अगर एल है तो ये क्या हो गई, एल साइन थीटा। दोबारा देख लो ये कितनी है, तो ये एल कॉस थीटा, और ये एल साइन। तो क्या लिखू, क्यू ई एल साइन थीटा। अगर मैं इसको क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखूं तो क्यू और एल को क्या लिख दूं, पी। तो क्या मिल गया, पीई साइन थीटा। और वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो साइन कब आता है, क्रॉस में कि डॉट में, क्रॉस। भाई साहब ये भी सिखाऊं क्या, तो क्या आएगा P क्रॉस E। ये फॉर्मूला आ गया डाइपोल नंबर
6। टॉर्क का फॉर्मूला दोनों याद होने चाहिए, ये भी और ये भी। बोलो, ऊपर वाला ज्यादा काम आएगा। पीई, पीई, पी क्या है? मोमेंटम। पी क्या है? डाइपोल। ई और साइन थीटा क्या है? पी, पी और ई के बीच का एंगल। थीटा क्या है? पी और ई में एंगल। तो पहली बात इसमें स्टेटमेंट आते हैं कि अगर किसी डायपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रख दिया जाए तो नेट फोर्स, नेट फोर्स, नेट टॉर्क, क्या नेट टॉर्क जीरो हो सकता है? हाँ। कैसे? साइन थीटा में थीटा की वैल्यू जीरो। तो सोच, अगर डायपोल सीधे रखा हो, सोच के देखना, ये ई है बेटा, और आपने डायपोल को भी ऐसे रख दिया, तो यार कोई दिक्कत ही नहीं है अब तो। अब मुझे बताओ, इस पर इधर की तरफ फोर्स, इस पर इधर की तरफ नेट फोर्स, और नेट टॉर्क भी जीरो। बोलो। तो ऐसा आता है, इन a dipole is placed in a uniform field, then force is necessarily zero, torque is necessarily zero। कौन सा आएगा? फोर्स इज नेसेसरली जीरो। फोर्स तो क्या होगा? जीरो। फोर्स नहीं बच सकता। क्यों? क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या है? Q इंटू ई। क्या ई दोनों तरफ सेम है? और फोर्स क्या आएगा? इक्विवेलेंट, अपोजिट। तो हमेशा नेट फोर्स जीरो। देखो एक बार, टुनटुन, टुनटुन यही तो था। यहां से आर कहां निकालो? बाहर। और आर से एफ की तरफ ये घुमा लो, ये एरो। और इस एरो को देखो ना, इस एरो को जानते हो? घड़ी की दिशा में, घड़ी के उल्टा है, घड़ी की दिशा में। तो क्या नाम हो गया? क्लॉकवाइज। चलिए, बहुत बढ़िया, फटाफट लिख दीजिए। अंदर आएगा, बाहर थोड़ी आएगा। कहां से कहां घुमाना है? आर से कहां घुमाना है? एफ। कौन सा हाथ लिया है तूने? राइट हैंड लेते हैं। जबकि ध्यान तो मुझे ज्यादा रखना चाहिए, मेरे लेफ्ट चलता है। यहाँ फिजिक्स के 5 मास्टर है, 4 लेफ्ट ही हैं। एन सर राइट हैंडर है, डीएन सर भी लेफ्ट है, डीएन सर राइट है, डीएन सर लेफ्ट से लिखते हैं। डीएन सर, एसटी सर, मैं, वाइन सर, चारों क्या है? लेफ्टी। पूरे हिंदुस्तान में लेफ्टी 10%, पूरे वर्ल्ड में, सॉरी, पूरे वर्ल्ड में 10% पॉपुलेशन ही लेफ्टी है सिर्फ। तो आप बहुत भाग्यशाली अगर आप क्या हैं? लेफ्टी। www.leftypeople.com वेबसाइट है, उस पर आपको मिल जाएगा। और उसमें फैक्ट्स लिखे हुए हैं, और फैक्ट में ये भी लिखा हुआ है क्या? 10 साल कम जीते हैं लेफ्टीज। बिल्कुल था, आइंस्टीन लेफ्टी था, तेंदुलकर लेफ्टी है, अमिताभ बच्चन लेफ्टी था, न्यूटन लेफ्टी था। उसका मतलब ये नहीं होता अमेरिका में गधे नहीं होते क्या? चलिए भाई, ऐसा तेज लिखो, तेज तर्राट, सबसे तेज। टॉर्क का फॉर्मूला पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा। थीटा कहां से होगा?
P और E के बीच में, P और E के बीच में। चलिए अब मैं जानना चाह रहा हूं टॉर्क जीरो कहां पर होगा। बीचों बीच का मतलब जब साइन की वैल्यू 0 हो या 180 हो, तो या डायपोल सीधा हो या डायपोल जस्ट अपोजिट हो। नहीं लिखा ना? तो टॉर्क बराबर क्या है, पहले फॉर्मूला बताओ। पीई साइन थीटा, मुझे इसे क्या बनाना है, 0। ये कब बनेगा, जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो या थीटा बराबर 180 डिग्री हो। 0 डिग्री का मतलब ये हुआ कि अगर ये फील्ड है तो डायपोल भी ऐसे रहे, प्लस क्यू और माइनस क्यू। इस केस में फोर्स क्या होगा, 0। फोर्स तो 0 ही होता है। और अच्छा लिखू, नेट फोर्स क्या होगा, 0। और नेट टॉर्क भी क्या हो जाएगा, 0। और अगर मैं बोलूं कि ये फील्ड है और डायपोल उल्टा रहे, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, अब क्या हुआ, एंगल कितना हो गया, 180। तो अब नेट फोर्स तो हमेशा 0, और इस वाले केस लिए नेट टॉर्क भी 0। अच्छा मैं बोलूं मैक्सिमम टॉर्क कब आएगा, बहुत बढ़िया। तो ये सब फालतू सवाल पूछता है वो, इसमें पहले बोल रहा हूँ यही सवाल पूछता है। टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, पीई जब साइन थीटा क्या हो जाए, मैक्सिमम। और साइन थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा 90 हो। तो 90 पे टॉर्क क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। और कितना होगा, पीई। मतलब अगर डायग्राम बनाऊं तो ये फील्ड है तो ऐसे हो जाए, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। छापो। पेपर के लिए रिवीजन जो करना है वो हमेशा पीछे से ही करना है। पहले डाइपोल पढ़ना है, उसके बाद पोटेंशियल पढ़ने हैं, उसके बाद फील्ड पढ़ना है, और उसके बाद फील्ड लाइंस पढ़नी है। फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज, ग्राफ, हर दिन अगली वीक में दो दो क्वेश्चन मैं दिया करूंगा और आपको चेक किया करूंगा आपने कितने आए। पहले मैं टॉपिक बताऊंगा, ये टॉपिक पढ़ के आना, और उस टॉपिक का दूंगा क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा पूरा ही आ रहा है। देखिए रिवीजन करने के नाम का मतलब यही है कि पूरा ही आएगा। वो अलग बात है कि दो फिजिक्स चल रही है तो क्वेश्चन आधे ही आएंगे। आपके ऊपर तो बर्डन ऑप्टिक्स का भी है, लेकिन बेटा ये बर्डन में ही जीना है। अगर मैं आपको बोल दूं नहीं यार एक काम करो केवल है ना डाइपोल आएगा, तो उससे केवल आपको सुकून मिला कि कम पड़ा, लेकिन पता है पड़ेगा तो फिर भी 2 दिन पहले ही। इसलिए ये जो पेन है इसे लेना सीखो। नहीं मैं तो ये भी कर सकता हूँ कि ठीक है कि यार नहीं है मैं तो डाइपोल ही दूंगा, उसे नंबर चाहे आ जाएंगे, लेकिन वो चैप्टर का जो बीच का पार्ट है वो रिवाइज नहीं हो पाएगा। अब आप देखो, आप लोगों का अगर आपको देखोगे तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पहले पहले का ज्यादा अच्छा याद होगा, क्योंकि वो आपका 2-3 बार रिवाइज हो गया है। चलिए नेक्स्ट, डायपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड में ये बात लिखी थी अपन ने। अगर लिखो वर्क डन, हेडिंग, वर्क डन टू रोटेट, वर्क डन टू रोटेट a dipole from θ1 to θ2 angle against E। E के अगेंस्ट में अगर मुझे किसी भी डायपोल को θ1 से θ2 घुमाना हो तो कितना वर्क करना पड़ेगा। अब एक बार ध्यान से सुनो बात, मैं आपसे बोलूं कि ये फील्ड है और डायपोल ऐसे रखा हुआ रहता है, मान लो लेट सपोज, क्या ये डायपोल को अगर थीटा एंगल पे मैंने छोड़ा, अभी मैंने बताया इस पर टॉर्क कहां लगता, टॉर्क। अच्छा इस पे पी तो इधर होता, सॉरी फोर्स इधर होता,
और पी क्रॉस ई कैसे निकालते किसी पॉइंट के अबाउट? पी क्रॉस ई बोलते। टॉर्क क्या होता है? पी क्रॉस ई। तो पी कहाँ होता है इसका? अगर ये माइनस है और ये प्लस, पी कहाँ होता? बाहर। और पी से ई क्या आता है? क्लॉकवाइज। तो हमेशा मैं आपको आगे बताऊंगा कि कोई भी डायपोल जो आप रख देते हो तो हमेशा फील्ड की लाइन में ही आना चाहता है। अरे इस डायपोल को अगर आप छोड़ते तो ये अपने आप ही कहाँ आना चाहता है? देखिए ऐसे घूमता रहेगा ऐसे, और यहाँ आके ऐसे होता रहेगा, फिर जैसे नीचे गया अब इसके पास कहाँ आना चाहता है? ये तो कहाँ आना चाहता है? फील्ड के अलाउ ऐसे ऐसे घूमता रहेगा। कोई भी डायपोल कहाँ आना चाहता है? तो अगर मैं उसे फील्ड के अगेंस्ट घुमाना चाह रहा हूं तो अपने आप घूमेगा या घुमाना पड़ेगा? घुमाना। तो मुझे वर्क करना पड़ेगा। तो सवाल कह रहा है कि अगर किसी डायपोल को आपको थीटा वन एंगल से, इस थीटा वन एंगल से थीटा टू एंगल तक अगर घुमाना है तो बताइए कितना वर्क करना पड़ेगा? तो तुम मुझे बताया वर्क रोटेशन में कैसे लिखा था। एनालॉजी याद रखो, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट तो कब लगाते हैं? जब फोर्स की बात हो। और टॉर्क की होगा तो टॉर्क डॉट डी थीटा। एफ डॉट डी एस, एफ की जगह और डी एस की जगह डी थीटा। टॉर्क की वैल्यू बताओ? पी ई साइन थीटा। और किसके रेस्पेक्ट में? डी थीटा। लिमिट कहां से कहां? थीटा वन से थीटा टू। समझ में आना चाहिए भाई। ये वर्क डन किसका है? हमारा या सिस्टम का? हमारा। अरे हमने काम किसने किया होगा? हमने। तो ये क्या है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल। क्या बनेगा? पीई बाहर लो, साइन थीटा का इंटीग्रेशन वहीं बेटा माइनस कॉस थीटा। माइनस का ले लिया बाहर, नीचे थीटा वन, ऊपर थीटा टू। तो वर्क डन का फॉर्मूला तैयार हो गया, माइनस पीई कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। ये लीजिए डायपोल नंबर 7। अब बारीकी से ध्यान रखना, आप कंफ्यूजन शुरू होगा। टॉर्क में क्या आता है? साइन, पीई साइन थीटा। और वर्क में आगे क्या लगाना है? माइनस, माइनस पीई अंदर फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। समझ में आई बात? जैसे मान लो एक एग्जांपल ही बना लेते हैं यहीं पर, अपन कि मैं आपसे बोलता कि यार एक काम करो, एक डायपोल को एक 0 से 90 डिग्री घुमाने में कितना काम करना पड़ेगा? तो थीटा टू तो कौन हुआ? 90। थीटा वन 0। रखो फॉर्मूले में, पहले फॉर्मूले में क्या लगाना है? आगे माइनस पीई कॉस 90 माइनस कॉस 0। कॉस 90 की वैल्यू 1। बहुत बढ़िया, जीवन समाप्ति की ओर आ गया है, लेकिन अभी तक कॉस 90 की वैल्यू पता नहीं है। कॉस 90 ये माइनस माइनस क्या आएगा आंसर? पी। लिखिए,
हाँ जी, कंप्लीटेड। तो दो फॉर्म में तैयार हो गए, टॉर्क का पीई साइन थीटा, वर्क का माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तीसरा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। दो कहाँ को 7 हो गया, 8 ही तो बताए थे, 9 बोले थे, 9 भी करा देंगे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। देखिए, हम जानते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल क्या होता है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। क्या ये आप जानते हो? अच्छा, तो आपको ये वाली वाली बताए, अभी भी निकाली थी, माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, तो ये क्या आ गई, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो इसको सेट करूं तो u फाइनल माइनस u इनिशियल, माइनस को अंदर ले जाओ तो क्या बना, माइनस पीई कॉस थीटा 2, और ये माइनस में लिख रहा हूं, और फिर माइनस पीई कॉस थीटा 1। तो यहां से आपको समझ में आ रही है कि पोटेंशियल एनर्जी का चेंज जो है वो ऐसा बनेगा। अब मुझे अगर कहीं पर पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो कहीं पर क्या बनाना पड़ेगा, जीरो। जैसे कि नॉर्मल क्वेश्चनों में हम अनंत पर क्या मानते हैं, तो लाते कहां से, अनंत से। तो यहां पर भी कोई कहीं ना कहीं जीरो मानना पड़ेगा, अनंत पे नहीं मान सकते। कारण अनंत पर अगर मानेंगे तो अनंत से डाइपोल को फील्ड में कैसे लेके आए, वो तो फील्ड कहां तक है, अनंत तक। अरे भाई साहब, कैसे करें अब, तो मुझे जीरो मानना है, फोर रेफरेंस यू इनिशियल क्या बनाओ, जीरो। अब ये जीरो कब होगा, जब ये टर्म क्या हो, जीरो। ये जीरो कब होगी, जब थीटा 1 90 हो। अरे फोर रेफरेंस यू इनिशियल कब होगी, एट थीटा 1 90, और उस केस में यू कितना हो जाएगा, माइनस पीई कॉस थीटा इन जनरल। अरे नहीं आया, दोबारा सुनना दोबारा। हम सिंपल पोटेंशियल एनर्जी में कहां से लेके आते हैं पार्टिकल को, इनफाइनाइट से किसी चार्ज के पास लाने में किया गया काम। डाइपोल में 90 डिग्री से किसी भी डाइपोल को किसी एंगल में घुमाने में किया गया काम। घुमाना कहां से, 90 डिग्री से, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू, तो 90 पे तो क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी, जीरो। तो इसको और दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन से किसी भी एंगल पर, किसी एंगल पर, किसी एंगल पर, किसी एंगल पर घुमाने में वर्क डन। सुनना वाली भी बात, किसी से किसी एंगल का नहीं होगा पोटेंशियल एनर्जी, केवल कहां से घुमाना है, 90 से। और फॉर्मूला याद रखना है हमको, कितना होगा, माइनस पीई कॉस थीटा। तो कितने फॉर्मूले हो गए, डाइपोल नंबर 8। अरे नहीं आया, दोबारा वर्क का फॉर्मूला, वर्क माइनस पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, टॉर्क पीई साइन थीटा, पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई कॉस थीटा। दुनिया वाले इसको चाहें तो डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, माइनस पी डॉट ई। अरे माइनस तो बाहर आएगा ही आएगा, क्या आएगा, माइनस पी डॉट ई। लिखो, अब क्वेश्चन करा देता हूं।
बहुत बढ़िया बढ़िया शॉर्ट नोट्स भेज रहे हैं, स्टार बना बना के, फील्ड लाइन बना बना के, बहुत बढ़िया बात है। मेहनत जरूरी है। देखो रिदम आपका भी टूट सकता है बीच में, रिदम टूटता है, लेकिन उसको बार बार मेंटेन करना जरूरी है। ऐसा बहुत मन करता है कि यार नहीं यार सर, अब सर मन ही नहीं कर रहा पढ़ने में, कितने पढ़ूं नंबर नहीं आए। नंबर नहीं आने पर भी पढ़ना, यही तो क्या है, संघर्ष। मैंने पढ़ा, मेरे नंबर आ गए 640, अब मुझे पढ़ने के लिए तो मोटिवेशन अपने आप ही है। हमेशा उन्हीं के लिए स्ट्रगल है जिनके लिए पढ़ने के बाद भी नंबर नहीं आए। हाँ बोल। क्वेश्चन पहला, रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड बता। चश्मा, रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिल पॉइंट पर बाहर, एक्स पॉइंट पर। हाँ ये वाला। हाँ आराम से सोच के। इलेक्ट्रिक फील्ड और 3/2, और पोटेंशियल एक्सिस नहीं आएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। बहुत करा दूंगा रिवाइज, है ना। कोशिश मेरी यही रहेगी, मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा कि मैं 3 घंटे की क्लास लेके आपको पूरा निपटा दूं, उल्टा निपटाऊंगा। उल्टा मतलब डायपोल से। शनिवार को ही तो आपको सिर्फ आना है, लिखना तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो मैं ही करूंगा। भाई नोट्स तो आपके पास है ही, मैं ही आऊंगा, मैं ही घिसूंगा, मैं ही लिखूंगा, और आपके पास सदा के लिए क्या हो जाएगी वो क्लास रिकॉर्ड। स्लाइड भी बना के लानी पड़ेगी ना, वही तो दुख है। कुछ स्लाइड बना के दे दे, मैं कर दूंगा। शॉर्ट नोट्स बना के ना, हाँ बाजार में मिलते होंगे वो। लिखिए क्वेश्चन पहला, कोई बात नहीं कर लेंगे, इतना तो बनता है। अ डाइपोल P is placed in a uniform field. Question पहला, a dipole P is placed in a uniform field E as given in diagram. A dipole P is placed in a uniform field as given in diagram. ये दे रखा है ऐसे, ये पी ई के साथ ऐसे 0 डिग्री एंगल पर रखा हुआ है। तो पूछा गया है ए पार्ट में, फाइंड टॉर्क यू और एफ। बी, 2 4 लाइन छोड़ के, फाइंड वर्क डन टू रोटेट इट फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। तीसरा, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी एट एन एंगल 180 डिग्री। एक मैं आपकी हेल्प कर दूं कि फोर्स तो आएगा 0, और टॉर्क तो थीटा कितना है, 180 है, तो टॉर्क भी तो इस केस में 0 है। और जब दोनों ही चीज 0 होती है, पता है उसका नाम क्या होता है, इक्विलिब्रियम। एक्चुअली ये किसी कौन सी पोजीशन है, इक्विलिब्रियम। अच्छा यू
फॉर्मूला माइनस पीई कॉस 0, तो कितना आ गया माइनस का पीई, और यही तो आएगी। हम्म, हाँ जी बताइए दूसरा फॉर्मूला पहले दो। माइनस पीई कॉस 60 माइनस कॉस 30, तो माइनस पीई कॉस 60 की वैल्यू हाफ, ये √3/2, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये उल्टा आएगा ना, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं PE/2 √3 - 1। अरे वो 1 - √3 को उससे क्या ले लिया माइनस कॉमन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। हाँ इधर फॉर्मूला एक बार यू का माइनस पीई कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 180, और कॉस 180 की वैल्यू होती है माइनस का 1, तो ये क्या हो जाएगा पीई। अरे हो जाएगा। एक और लिखिए, अ डाइपोल 4 कूलाम मीटर, a dipole 4 coulomb meter is placed in uniform electric field. A dipole 4 coulomb meter is placed in a uniform field इलेक्ट्रिक फील्ड, ब्रैकेट में 6 न्यूटन पर कूलाम, 6 न्यूटन पर कूलाम तो है ई, और पी है 4 कूलाम इंटू मीटर, एट एन एंगल 30 डिग्री, एट एन एंगल 30 डिग्री, 30 देन फाइंड नंबर 1 पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। दूसरा टॉर्क ऑन डाइपोल, तीसरा वर्क रिक्वायर्ड टू चेंज द एंगल, वर्क रिक्वायर्ड टू चेंज द एंगल फ्रॉम 30 डिग्री टू फ्रॉम 30 डिग्री टू 90 डिग्री, 90 डिग्री तक करिए।
ये कैसे सवाल है, के की वैल्यू पुट करना है क्या? के कहाँ आएगा इसमें? फॉर्मूले पीछे पलटने पड़ रहे हैं बार बार, है ना? ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, ऐसे ही सवाल आते हैं। न्यूटन इंटू मीटर, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर दूरी तो हुआ। हाँ जी, पहला पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला माइनस पीई कॉस कितना 30, तो माइनस का 4 इंटू 6 इंटू √3/2, तो यह आएगा माइनस का 12√3 जूल। यही आएगा ना? और तुम बहुत खुश हो रहे होंगे सवाल करके। अब ये 8वीं क्लास का बच्चा कर लेगा। फॉर्मूला ऊपर पता हो, पहले तो पुट करनी है यार। राजी हो रहे हैं अभी, और मैंने कर दिया। टॉर्क का फॉर्मूला पीई साइन 30, पी कितना 4 6 हाफ, कितना आएगा 12 न्यूटन इंटू मीटर। ऐसे आएंगे भाई। आगा आगा आगा, हाँ क्या लिखूं? वर्क का पहले फॉर्मूला बोला करो, माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस पीई कॉस थीटा 2 कहां तो लेके जाना था 90 माइनस कॉस 30, कॉस 90 0, तो माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 6 इंटू √3/2, सेम ही आ जाएगा ना ये तो। कितना 12√3 जूल। माइनस नहीं आएगा, ये प्लस आएगा, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। किसी का है आंसर? खाता खुला होगा आज तो। चले चलिए, तो लगभग क्या खत्म हो गया है, डाइपोल। अब देखिए इसमें और एक चीज बताता हूँ कि कई बार इसमें वो और नाटक मारी कर लेता है। आप में और 11th की बात करता है कि बताइए कौन सा इक्विलिब्रियम स्टेबल है और कौन सा अनस्टेबल है। तो पहले तो ये समझिए कि इक्विलिब्रियम कौन होते हैं, जिन पर नेट फोर्स और नेट टॉर्क, नेट फोर्स 0 होता तो केवल पार्टिकल के लिए होता है, लेकिन अगर कोई रिजिड बॉडी होती है, जैसे मैं एक रिजिड बॉडी हूं, मैं अगर रेस्ट पर हूं ना अभी, तो आप अगर मुझे देख रहे हो तो मेरे पे नेट फोर्स भी और नेट टॉर्क भी 0। तो अगर मैं आपसे बोलूं थीटा की वैल्यू क्या क्या मान सकते हैं, 0, 1, 90 और 1, 180। इन थीटाओं की बात करते हैं, इनमें थीटाओं में नया क्या है। थीटा 0 पे वर्क या फिर टॉर्क, टॉर्क क्या आएगा पीई साइन 0, तो टॉर्क और फोर्स तो 0 आता ही है। तो पहली बात तो ये पोजीशन क्या कहलाएगी, इक्विलिब्रियम। यार मुझे लगता नहीं तुम्हें आया। यहां पर देखो टॉर्क की वैल्यू पीई साइन 90, भाई साहब यहां तो टॉर्क बल्कि मैक्सिमम है। और कितना है पीई, क्या फोर्स 0 है? तो फोर्स तो 0 है लेकिन टॉर्क 0
तो ये क्या नहीं है? इक्विलिब्रियम ही नहीं है। अरे ये क्या नहीं है? इक्विलिब्रियम ही नहीं है। यहां आ जाइए, टार्क बराबर पीई साइन 180, तो टॉर्क 0। अच्छा फोर्स तो ये भी क्या है? इक्विलिब्रियम। तो पहली बात तो ये कि इक्विलिब्रियम केवल 0 और 180 पे ही है। मतलब कभी भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो इक्विलिब्रियम या तो डाइपोल को ऐसे रखिए या डाइपोल को ऐसे रखिए, तो ही क्या मिलेगा आपको? इक्विलिब्रियम। अच्छा, अब हम जानते हैं कौन सा इक्विलिब्रियम है। तो उसके लिए याद करो, अगर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, नेगेटिव मतलब मिनिमम, तो कौन सा होता है? स्टेबल। क्योंकि हर आदमी क्या चाहता है? अपनी एनर्जी को मिनिमाइज। अरे आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में, पूरी स्ट्रक्चर जो बनती है बेंजीन की, उसमें कार्बन के मॉलिक्यूल क्या चाहते हैं? अपनी एनर्जी को कम करना। स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? अपनी एनर्जी कम करते हैं। अरे बोलो। तो यहां पर क्या लिखूं? पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? माइनस पीई कॉस 0। भाई साहब कितनी आ रही है? माइनस पी। और मजे की बात है क्या है? मिनिमम। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कहां पर आई है? 0 डिग्री। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम? स्टेबल। सर मैं कैसे याद रखूंगा? याद रखना ही नहीं है, सोचना है कि 0 और 180 पे मिलेगा। तो फटाक से 0 पे क्या निकालना? पोटेंशियल एनर्जी। और किस पे? 180 पे निकाला। जिसमें कम आए वो स्टेबल, ज्यादा आए तो अनस्टेबल। जैसे यहाँ पे निकाल, यहाँ पे कितनी आएगी? यू कॉस 180। कॉस 180 की वैल्यू तो यहाँ तो मैक्सिमम आ जाएगी कितनी? पीई। अरे यार, तो ये क्या है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एसएचएम कहाँ पर मिलता है? नहीं स्टेबल पे, अनस्टेबल पे? स्टेबल पे। मैंने बताया था। अब तो सवाल यहाँ पे ही पूछ लेता है, हल्का सा एक टॉर्क पड़ा हुआ है ऐसे, यूं इतना से लाया, क्या करता रहेगा ये? एसएचएम। क्या पूछ लेता है इसका? टाइम पीरियड। और ये आएगा एसएचएम चैप्टर से। एसएचएम चैप्टर पढ़ा था, एंगुलर एसएचएम। उसका टाइम पीरियड था 2.आई/सी। और एम बाई के में एम की जगह आई, के की जगह सी। तो आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सर प्लीज सर, क्या कर सकते हैं अब यार? ये तो जेई में सब आता था, मैं तो सिर्फ आपको हिला के छोड़ के जा रहा हूँ कि बस काइनेमेटिक्स, ये 11वीं की जो जो बातें मैं कर रहा हूं वो बातें 12वीं का मास्टर कर लेता है। तो अब 11वीं का बच्चा कुछ जवाब नहीं दे पाता, तो वो इसको महानता बता देते हैं कि देखो बेटा आपने 11वीं में कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि आपके मास्टर ने आपको कुछ नहीं पढ़ाया। पर आप तो ये भी नहीं बोल पा रहे। हाँ मास्टर ही क्या मिल गया? सेम। तो वो सोचते हैं कि ये कोई नई चीज बता रहा है। नहीं नहीं है भाई, ये मैं जब तक हूं तब तक तो मैं आपको बता दूंगा कि सारी बातें की जा चुकी हैं। अच्छा अब सवाल कैसे बनते हैं? पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट 90, 0, 180। तो रटने नहीं है, निकाल निकाल के देख रहे हैं। टॉर्क मैक्सिमम कितने पे? टॉर्क 90 पे। तो रटोगे तो मरोगे। टॉर्क का फॉर्मूला पीई। मैक्सिमम कब होगा? जब 1 हो जाए। कितने पे होगा? 90। ये लो साहब, तुरंत निकाल लूंगा। छेप लो। आज इसमें पोटेंशियल तो निकाल लेते हैं। कितने आएगी 90 पे? माइनस पी कॉस 90 पे 0।
अब मान लो, अब ई की वैल्यू दे दूं तो पी से क्या निकाल सकते हो आप? पोटेंशियल एनर्जी। डरावनाते हैं, डराते हैं। एक प्लेट है सिग्मा की, मतलब शीट, एक माइनस की, माइनस सिग्मा की, क्या है ये? शीट। फील्ड कहां से कहां होगा पहले कोई बताएगा मुझे? कहां से होगा? माइनस से प्लस। तो फील्ड कहां होगा? ऐसा। क्या आप ये कह सकते हो ये यूनिफॉर्म होगा? अरे नहीं कह सकते भाई, यूनिफॉर्म ही तो होगा। और कितना होगा? एक शीट की वजह से कितना होता? और सोच, इसकी वजह से यहाँ पे कहा था ऐसे, और इसकी वजह से भी इधर, तो दोनों जुड़ जाएंगे ना। एक शीट का सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन जुड़ के सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो पहले तो ये पता था कि नहीं था? ये 2 कहां गया? 2 शीट हैं तो हर लोकेशन में कितना आएगा? 2। यहां भी यही आएगा। अच्छा, यहां इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, कितना आएगा? 0। केवल इस बीच वाले इलाके में कितना आएगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन। यहां, यहां 0। कारण इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, और डिस्टेंस से कोई झमेला होता ही नहीं है। क्या जाएगा? 0। बीच में तो जुड़ेगा। अब मैंने क्या किया, एक डायपोल को ऐसे रखा। कैसे रखा? कैसे कैसे रखा डायपोल को? डायपोल को कैसे रखा? ऐसे रखा। ये है माइनस क्यू और ये है प्लस क्यू। क्या पूछा गया? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। अब प्राण चले गए देख के इस सवाल को, लेकिन उनके चले गए जिन्होंने फॉर्मूला नहीं सोचा। पहले तक फील्ड यूनिफॉर्म है कि नहीं है? फटाक से यू का फॉर्मूला माइनस पी डॉट ई। तो कॉस थीटा वाला लगाने का फायदा तब है जब थीटा यहां लगा तो थीटा कितना है? 0। अच्छा, अब पी कहां है? इधर, माइनस से प्लस। ई कहां है? उधर, एंगल। तो यू की वैल्यू माइनस पीई। अब पी क्या है? पी। और ई कितना है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। क्या आएगा? माइनस पी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। बहुत भयानक सवाल लगता है ये। और ये क्यों कराया गया है? क्योंकि ये सवाल है जेई मेंस इस साल 2025। करीब सवाल। नहीं तो नीट के बच्चे काफी निकाल लेते हैं आजकल जेई मेंस, आप देख लो ना, पिछले 3 साल में बहुत बच्चे निकाल लेते हैं। मैथ्स रहता है उनका, बाकी केमिस्ट्री और फिजिक्स में 99% ले ही आते हैं। उसमें महानता अपनी नहीं है एक्चुअली में। दुर्बलता किसकी है? जेई की। कि जेई ने अपना लेवल इतना कम कर लिया मेंस में। जेई वाले बच्चे मॉडल करते नीट का भाई। उनको जो एक्स्ट्रा शीट दी जाती है उसके नाम पे नीट का मॉड्यूल दिया जाता है, और अपन को एक्स्ट्रा शीट के नाम पे जेई मेंस दिया जाता है। तो हम सब क्या है आपस में? भाई भाई। पर जेई वालों को क्या ये चीज बर्दाश्त नहीं होती। हाँ, वो अपने आप को थोड़ा ऊपर मानते हैं। वो नीट का मतलब ही मानते हैं नॉट इंजीनियरिंग, नॉन इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट। नीट की फुल फॉर्म क्या बताना? नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। हाँ वो ठीक है। और इंजीनियरिंग वाले का नाम रख रखे हैं इसका नॉन इंजीनियरिंग। नीट का नाम नॉन इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट। चले आगे। तो ये सवाल समझ में आया। अच्छे से अगर मैं ओरिएंटेशन उल्टा कर देता तो
तो यहाँ पे क्या रहता आंसर प्लस आ रहता। चलिए आगे बढ़िए। चलें? अच्छा और बताइए मुझे कि मैं आपसे बोलूं कि ये सब तो हमने पढ़ा यूनिफॉर्म फील्ड में, नॉन यूनिफॉर्म होगा तो क्या होगा? तो ऐसे लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ट बना लो ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दो पॉसिबिलिटी थी, या तो ये क्या रहता यूनिफॉर्म, या ये क्या रहता नॉन यूनिफॉर्म। अगर ये यूनिफॉर्म है तो फिर हम क्या लगाते, बोलो फॉर्मूला। अरे फोर्स जीरो, टॉर्क का फॉर्मूला पी साइन थीटा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस पी डॉट ई, और वर्क का फॉर्मूला माइनस पी ई कॉस थीटा टू। मुझे लगता नहीं तुम्हें आया, आ गया। और अगर कोई भी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो, नॉन यूनिफॉर्म समझते हो कि उसका ई क्या कर रहा हो, चेंज हो, ई वेरी हो, तो अब उस केस में हम ऐसा कह ही नहीं सकते कि फोर्स जीरो होगा, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या है क्यू ई। मान लो ऊपर तो ई कुछ और है और नीचे ई कुछ और है, तो इस केस में नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, या नेट फोर्स जीरो हो भी सकता। अरे यार, टॉर्क जीरो ना हो या हो भी सकता है, तो एक्चुअली कुछ भी हो सकता है। बोलिए, एक एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो बोलता हूं कि ये डाइपोल है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, और यहां पे एक पॉइंट चार्ज के फील्ड में इसको रख दिया। तो पहले बताओ पॉइंट चार्ज का फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? पॉइंट चार्ज का फील्ड ऐसे निकलेगा। तो जरा बताओ हर जगह डायरेक्शन क्या है, अलग अलग। तो यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। अब मैं बोलूं यहां पर फोर्स का लगता, इसके लाऊं कि इसके अपोजिट, माइनस वाले पे इसको प्लस कर लेते हैं, इसको माइनस, बोले इसमें फोर्स का लगता। अगर प्लस पे फील्ड की डायरेक्शन कैसे लगता, और इस वाले पे इसके जस्ट अपोजिट। अब ये किसी एंगल पे है और ये किसी एंगल पे है, तो नेट फोर्स बच सकता है। लेकिन अगर ये क्यू थोड़ा सा ऊपर नीचे होता, तो ऐसा हो सकता है ना कि ये और ये दोनों क्या हो जाए, कैंसिल आउट। तो ये बच भी सकता है, ऐसे टॉर्क भी बच भी सकता है और नहीं भी बच सकता। नहीं आया समझ में? क्या समझ में आया? नॉन यूनिफॉर्म होगा तो कुछ भी हो सकता है। अब सवाल आता है कि सर नॉन यूनिफॉर्म का सवाल सॉल्व कैसे करेंगे, उसमें भी फोर्स कैसे निकालेंगे अगर कभी आ गया तो याद रखो उसमें फोर्स निकालने का तरीका होगा, एक तो ये फिक्स है ही ना, क्या यू, यू तो यहां भी क्या आएगी माइनस पी डॉट ई, क्योंकि इसका डेरिवेशन में तो था ही क्या, कहां से लाए थे आप 90 से, तो ये तो क्या माइनस पी डॉट ई। अब अगर ई वेरिएबल है तो ई का कुछ डॉट प्रोडक्ट आएगा किसके साथ, पी के साथ, तो क्या आ गया यू। अरे क्या आ गया, क्या आ गया, क्या आ गया, क्या आ गया, यू से क्या निकालना है फोर्स। अब कंजर्वेटिव फोर्सेज ये हैं सारे, हर कंजर्वेटिव फोर्स में माइनस डी यू बाय डी आर करके ही क्या निकलता है फोर्स। नहीं समझ में आया? जैसे एग्जाम्पल एक क्वेश्चन बनाता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, कि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप बना रहे हो वो है 6x आई कैप, और जो डायपोल मोमेंट है वो है 2 आई कैप। तो पहले बताओ ये फील्ड यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म? और सवाल ने मुझसे पूछ लिया कि बताइए डायपोल पर फोर्स कितना होगा।
तो पहले तो मैं ये नहीं कह सकता कि फोर्स 0 होगा, कारण फील्ड कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। तो कैसे अप्रोच आएगी, पहले क्या निकालेंगे, यू का फॉर्मूला माइनस पी डॉट ए, और डॉट कैसे करते हैं, आई को आई से, क्या आएगा 12 माइनस का 12 एक्स, एक्स भी तो है, माइनस का 12 एक्स, ये क्या आ गया यू। अब फोर्स निकालने का तरीका माइनस डी यू बाय डी एक्स, आर होता तो आर, एक्स है तो एक्स, वाई है तो वाई, तो क्या लिखता माइनस माइनस प्लस, क्या देता 12, ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, क्या फोर्स नहीं आ गया, आ गया, कितना 12 न्यूटन। अब सुन मेरी बात, अगर मैं बोलता कि ये ई कांस्टेंट है, ई क्या है, तो यहां भी वैल्यू क्या आती, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, इसका मतलब यूनिफॉर्म फील्ड में हमेशा फोर्स 0 आएगा। नहीं आया, थ्योरी और मैथमेटिक्स को संगम करा दिया है। दोबारा, ये ई खाली 6 होता तो 6 दूनी, तो ये हट जाता, खाली यू 12 का डिफरेंशिएशन, तो फोर्स, तो जब फील्ड कैसा है, ये कांस्टेंट, कांस्टेंट फील्ड में फोर्स हमेशा 0। नहीं आया समझ में, तो अगर कभी नॉन कांस्टेंट आ जाए तो फोर्स कैसे निकालेगा, पहले क्या निकालो यू, और फिर क्या निकालो फोर्स, उसका उसका डिफरेंशिएशन करके। मैंने ये सवाल सुबह भी नहीं कराए, तुम सुनते देखो, मेरी समझ से पता क्या है, कोई जैसे ही साइलेंटली सुनने लग जाए और उसके चेहरा हंसा हुआ दिख जाए, तो भाई साहब जितना मैंने सीखा होता है मैं उसे 1.2 टाइम पढ़ा देता हूं। अब इसका रिवर्स कर लो, मरे हुए हैं और हल्ला चल रहा है, तो मैं सिर्फ वही पढ़ाता हूं जो किताब में लिखा हुआ है। ये मेरी समस्या है, इसमें तुम्हारा कोई रोल नहीं है। मुझे शांति, और जैसा मैंने ज्यादातर टॉपर बैच पढ़ाया है, सारजी बैच पढ़ाया है, एडवांस बैच, उसका कारण यही है, वहां वो शांति जैसे रखते हैं, शांति समझते हो, बिल्कुल एकदम गुम शांत रहते हो, उनको कुछ जोगी मारोगे ना, समझ में आया, अबे कुछ तो रेस्पॉन्स दो, तो एकदम हाँ भाई साहब आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि इनको कुछ आ भी रहा है या नहीं भी आ रहा, क्योंकि वो ना तो एक्साइटमेंट दिखाते कि मेरा आ गया, ना ये बताया कि मेरे को नहीं आया, यूं बैठे हैं। अच्छा ये कर दिया मैंने, मैं जी बैठ यार, कोई सवाल कर रहा हूँ, बुद्ध एकदम, तो आदत मेरी थोड़ी वैसी हो गई थी, फिर मैं धमाधम खींच रहा था। तो यही बात है, ये मैंने कहीं बताई नहीं सुबह, क्योंकि सुबह वो थोड़ा ज्यादा खिचड़ी पका देते हैं, उनको डाउट ही ऐसे लाते हैं वो, माइनस डी बाई डी आर कहां से आया, ऐसा तुम्हें भी आ रहा है, जब भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है तो उससे फोर्स ऐसे निकलता है। अब ये कहां से आया, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव क्या पढ़ाया था नालायक को, माइनस का डेल्टा यू, माइनस को इसको दे दो, क्या हो गया माइनस, और इसको क्या लिखोगे एफ सी इंटू डी आर, बराबर इसको क्या लिख दू डी यू, सब पढ़ाया है मैंने। तो ये 12वीं का मास्टर को तुम ये नहीं बोल सकते ना कि 11वीं में नहीं पढ़ा, 11वीं में तो सब पढ़ा है, ये वर्क पावर एनर्जी में पढ़ाया है मैंने, वर्क पावर एनर्जी तुमको नहीं पढ़ाया, अरे किसी ने भी पढ़ाया हो लेकिन पढ़ाया तो है। अच्छा अब तुमको मौका मिल गया ये बोलने, हो ही नहीं सकता नहीं पढ़ाया हो, पढ़ाया। चलिए आगे, अब सुनो मैं एक सवाल बता दूं इसमें, मान लो मैंने कराया नहीं है हेडिंग कि डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, ये हेडिंग में क्या है कि आकाश के मॉड्यूल में 3 सवाल है, इसलिए मैं बता रहा हूं, मैं आपको ये भी बता देता हूं, नहीं तो आपके पल्ले कभी पड़ेगा भी नहीं है। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन का मतलब एक डायपोल दूसरे डायपोल के पास रखा हुआ है, तो उनके बीच फोर्स कैसे लगेगी निकालें। तो जैसे मैं मान लो एक डायपोल रख दूं, ये प्लस क्यू और माइनस क्यू, या माइनस क्यू और प्लस क्यू, तो ये डायपोल ऐसे हो गया, और से आर दूरी पर एक और क्या रख दिया डायपोल, ये है P1, ये है P2, और इस डायपोल पे क्या पूछ लिया फोर्स। अब पहले बताइए क्या इस डायपोल पर लगने वाला फोर्स जब आप निकालोगे तो फील्ड कांस्टेंट है, अरे फील्ड लगातार क्या करेगी चेंज, क्योंकि यहां पे फील्ड क्या होती है 2kp बाय आर क्यूब,
तो कैसे निकालेंगे यहां पर? पहले क्या निकालो यहां पर? पोटेंशियल एनर्जी। और वो क्या होगी? यहां का क्या ले लो? मोमेंट, ये P डॉट E। यहां पर E किसका होगा? खुद की वजह से खुद पर कोई फोर्स नहीं लगता, इस पर फील्ड किसका आएगा? P1 का। तो क्या बनता है देखना, 2k P2 बाय R क्यूब। ये क्या है? U। U का क्या करते? डिफरेंशिएशन। तो फोर्स क्या आता? माइनस du बाय dr। तो माइनस को रखो आगे, ये क्या बनेगा? 2k P1 P2 तो कांस्टेंट, 1/r क्यूब का r की पावर -3, -3 का आगे क्या देगा? -3, और नीचे क्या देगा? r की पावर 4। तो 6k P1 P2 बाय r की पावर 4। माइनस माइनस प्लस। तो उसने सवाल पता कितना सा दिया है कि जब फोर्स एक डायपोल की एक्सिस पे दूसरा डायपोल रख दिया जाए तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, पहला ऑप्शन 1/r, 1/r स्क्वायर, 1/r क्यूब, 1/r पर 4। क्यों आएगा 4? मैं तो बोल रहा हूं हमेशा 4 ही आएगा। कारण सोच, ये हमेशा क्या आएगी? अरे मैं बोल रहा हूं ये तो कौन सी है? एक्सियल। ये एक्सियल बना होगा क्या होता? इक्विटोरियल। तो भी आर क्यूब भी तो आता। तो ये क्या आएगा? आर की पावर 4 ही आएगा। तो ये लिखना है क्या? नहीं, जो सामने लिखा है सो भी नहीं लिखा है। आगे आगे और सुनो, वो बना लेंगे फील्ड वाला, ये तो बनाओ। नहीं आई समझ में? इतना ही समझना है कि यही समझ में आए बस, यही आना चाहिए ना, बाहर तुम फिर पूछ नहीं पाओगे ना। तो ऐसे सवाल आते नहीं है, इसलिए मैंने वो ज्यादा बताया नहीं डिटेल में। तुमको तो भी डिटेल में मैंने बताया कि अगर कभी नॉन यूनिफॉर्म हो तो पहले यू पकड़ो, और यू से क्या ढूंढो? फोर्स। नेक्स्ट क्लास किसकी है? क्या चल रहा है उसमें? प्रिज्म। टी आर हो गया? टी आर टोटल। आपको केवल स्नेल्स लॉ आना चाहिए। वो बता दिया उन्होंने कि लेटरल शिफ्टिंग, बहुत सारी रेज अगर हो ऊपर से आए और लास्ट वाले में जाए, तो बताओ चौथी पांचवी के बीच में म्यू कितना होगा? तो उसके डेरिवेशंस में आपको एक चीज याद है, वो बस क्या? स्नेल्स लॉ। लिख लिया क्या? टाइम हो गया? तो मैं आगे पढ़ा ही नहीं रहा। होमवर्क संपूर्ण है, कल डिस्कस होगा एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 4। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 4। और कंडक्टर पढ़ाऊंगा पहले, क्या? मोशन ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म फील्ड, 8वां पॉइंट। देखो ना पहला चैप्टर का पहला पॉइंट पेज देखो कंटेंट्स में, लास्ट हेडिंग क्या थी कंटेंट्स की? मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मोशन ऑफ चार्ज। अच्छा ये पहली लाइन गलत लिखी है, ये बचा है बस लास्ट ना। इसमें क्या पढ़ाएंगे? काइनेमेटिक्स। कि अगर मान लो किसी चार्ज को छोड़ देते तो उसमें क्या लगेगा? फोर्स। फोर्स कांस्टेंट तो उसका एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट। वेलकम टू इक्वेशन ऑफ मोशन। हाँ मैं आपको एक माहौलबाजी का सवाल करा रहा हूं, दिस इज ओनली फॉर स्टाइल।
फॉर स्टाइल ओनली, ताकि कॉपी देख के कोई लगे कि यार मास्टर ने बहुत बेहतरीन पढ़ा दिया। भाई आप लोगों को कभी भी ऐसा मैंने नहीं पढ़ाया कि ऐसा कभी हो कि डाइपोल का प्लस चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूट हो किसी भी रिंग पे, और सेंटर पर क्या रखा है, माइनस क्यू, और इसकी रेडियस कितनी है, आर। अब बताओ डाइपोल मोमेंट। तो हमें पता है डाइपोल मोमेंट हम कब निकाल सकते थे, जो हमने सवाल किया कि एक ही जगह पर क्या रखा हो, प्लस क्यू, और एक ही जगह पे माइनस क्यू। तो हम आराम से क्या निकाल लेते थे, दूरी। यहां तो माइनस क्यू तो ये रहा, मगर प्लस तो पूरे में फैला हुआ है। हाँ, तो जब भी ऐसे सवाल होंगे तो एक्चुअली करने किससे होते हैं, इंटीग्रेशन से। लेकिन इंटीग्रेशन को अवॉइड करने का तरीका जो होता है वो क्या होता है, सारा चार्ज, सारा चार्ज इस रिंग के किस पे मान लो, सेंटर ऑफ मास पे। सारा चार्ज सेंटर ऑफ मास पर मानो। अब आधी रिंग का सेंटर ऑफ मास भी तो याद होना चाहिए, वो होता है 2r/π। तो ये क्या हो गया, माइनस क्यू, और इस सेंटर से कितना ऊपर, 2r/π, क्या मान लो पूरा, प्लस क्यू। अब तो मिल गया, तो P कितना आ जाएगा, Q इंटू 2r/π। लग गया ना क्या झटका। अब ये मैंने क्यों कराया है, स्टाइल, सिर्फ ये दिखाने लगी कि 11वीं का क्या काम आ गया, सेंटर ऑफ मास। सोच, एक सवाल ऐसा भी होता है, ये नीचे लगा दूं, नीचे में क्या होगा, माइनस, नहीं अभी दिया ही नहीं है। अब डायपोल मोमेंट निकालना है, तो इसका सारा 2r/π, और इसका नीचे 2r/, तो दूरी 4r/π। समझ गए, तो ये एससी वर्मा में है, तो हम तो करते ही नहीं कर एससी वर्मा, नहीं नहीं करना, काम नहीं आएगा, लेकिन बता दूं क्योंकि इसमें क्या है, बहुत कम फिजिक्स है ना, इसलिए बहुत कम मैथ्स है, इसलिए बता रहा हूँ। कभी ऐसा फंस जाए, दिख जाए, तो जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड है उसका सारा मास का मान लो उसके सेंटर ऑफ मास पे। अब आधी रिंग का सेंटर ऑफ मास, ठीक, बहुत होमवर्क मैंने दे दिया है। चलिए होमवर्क, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 4 और सीबी 6 होगा पहले कल, और फिर क्या स्टार्ट करेंगे, करंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी, सबसे आसान चैप्टर। हाँ ठीक, नमस्कार, गुड नाइट। आ जाना बाहर, आजा, तू क्यों नहीं आया 2 दिन से।